नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए, और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट कास्ट किया और अब अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं अमित शाह, और ये तस्वीरें सीधी आपके सामने। आपने इससे पहले देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोट कास्ट किया था और उन्होंने वोट करने की अपील की थी, और ये तस्वीर सामने आपके हम रख रहे हैं जब अब अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। तो बीजेपी का मिशन है अब की बार 400 पार। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। वो दावे और वादे कितने मुकम्मल साबित होंगे वो 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप देख पाएंगे कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख पाएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोट कास्ट किया और अब अमित शाह पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और मतदान केंद्र के अंदर जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। मतदान केंद्र के अंदर उनकी मौजूदगी है। जय शाह भी आपको नजर आएंगे, वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं उनकी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे अमित शाह के साथ उनकी पत्नी की भी यहाँ पर मौजूदगी है। तो वोट कास्ट करने के लिए सपरिवार पहुंचे हुए हैं अमित शाह। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद शहर के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट कास्ट किया और अब अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, ये तस्वीर पहली आपके सामने, अपनी चुनावी स्याही की उंगली दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने रख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपनी इंक फिंगर दिखाते हुए संदेश देते हुए इन तस्वीरों के जरिए कि आपका एक एक वोट काफ़ी अहम है, इसलिए घरों से निकलिए, वोट कास्ट जरूर करिए। तस्वीर दूसरी, जब अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, सपरिवार वोट कास्ट यहां पर उन्होंने किया है। अमित शाह के साथ उनकी धर्मपत्नी है, उनका बेटा जय शाह यहां पर मौजूद है और परिवार संग यहां पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए अमित शाह। तो 93 सीट केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है आज, और ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अहमदाबाद से सपरिवार अमित शाह पहुंचे हुए हैं यहां वोट कास्ट करने के लिए। तो थर्ड फेज का चुनाव है, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होना है। ये तीसरे चरण में 11 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। और आज उस सीट में गांधीनगर सीट भी आती है जहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के अमित शाह, और अमित शाह अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। अपने परिवार के संग वोट उन्होंने डाला। और पहले तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, जो अहमदाबाद पहुंचे, वोट कास्ट किया, लोगों से मिले, मुलाकात की, मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आप तस्वीर दूसरी आपके सामने, अमित शाह वोट कास्ट करते हुए। ये देखें, पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र उनका, वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंक
इंग्ड फिंगर दिखाते हुए अमित शाह परिवार संघ पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और ये देखिए पहली तस्वीर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इंग फिंगर दिखाई, संदेश दिया वोट कास्ट करने का। वोट कास्ट करिए मुद्दों के आधार पर, वोट कास्ट करिए काम के आधार पर, कार्य के आधार पर, लेकिन वोट कास्ट आप जरूर करिए क्योंकि आपका एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपका एक एक वोट मजबूती देता है लोकतंत्र को। लोकतंत्र का ये महापर्व है, थर्ड फेज है। ऐसे में पहले मतदान फिर जलपान। आपने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी भी सुबह सुबह ही वोटिंग सेंटर पहुंचे, वोट कास्ट उन्होंने किया और उसके बाद अमित शाह भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए परिवार के संग। विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, इंग फिंगर भी उन्होंने दिखाई अपनी और बताया है इन तस्वीरों के जरिए, संदेश दिया है प्रतीकात्मक तौर पर कि वोट जरूर कास्ट करिए। वोटिंग करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हर साल का उनका यही और चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आशुतोष रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा नवीन चौधरी जी इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। पहले आशुतोष रावत जी आप ही का ही रुख करते हुए, और पहला सवाल यही आपसे मेरा रहेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण हो चला है इन चुनावों में, बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है नारा मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए मनीष जी, ये तो कहना अभी मुश्किल है। ये तो 4 जून को भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाई या नहीं कर पाई। लेकिन अभी चुनाव की जो वोटिंग फेजेस को हम जो लगातार देख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर फेज में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है और शायद वो जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। या यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस्ड कर रही है कि कैसे अपनी सीटें और ज्यादा बढ़ाए, कैसे अपने उम्मीदवारों को ज्यादा जिताए। इसलिए हमने पहले फेज में कुछ और इश्यूज पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, सेकंड फेज में उनके इश्यूज दूसरे थे और थर्ड फेज आते आते इस चुनाव के रंग एक बार पूरी तरह बदल गए। तो एक बार पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें कोई एक सेंट्रलाइज थीम नहीं है और शायद पार्टी जिस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, इस बार शायद अपनी चुनाव की रणनीति में भी उस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट यूज कर रही है। जिस क्षेत्र में जहां पर ज्यादा सीटें होती हैं उस क्षेत्र में उन मुद्दों को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि उसके पक्ष में माहौल बन सके। हालांकि अब से महीने 2 महीने पहले इंडिया ब्लॉक को जिस तरह से कमजोर आका जा रहा था, उतना कमजोर अब इंडिया ब्लॉक भी ग्राउंड पर नहीं नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 4 जून को स्थितियां साफ होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है और उसके लिए उसे जो भी कुछ करना है, श्याम दाम दंड भेद, अगर यह शब्द मैं यूज करूं तो शायद गलत नहीं होगा। जहां उम्मीदवारों के नामांकन कुछ के वापस हुए, जहां कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना किया, तो कांग्रेस उन पर आरोप भी लगा रही है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट सेट किया है 400 का, उसको अचीव करने के लिए, साम दाम दंड भेद हम किस रूप में समझें? देखिए, हमको कई सीटों पर देखने के लिए मिला कि बहुत सारी जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश जौनपुर का कल का उदाहरण हमारे साथ में, जहां पर एक बाहुबली ने चुनाव लड़ने से बसपा के टिकट पर मना कर दिया और बसपा कह रही है कि कैंडिडेट ने मना किया। उसके पीछे विरोधी दल तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट है। लेकिन ये चाहे जो कुछ भी हो मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी इसी मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, इसी बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। और मुझे लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी एक एक सीट के लिए कैसे उस सीट पर जीत हासिल की जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग कर रही है।
जहां जिस मुद्दे को प्रभावी बनाना है वहां उस मुद्दे को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। अगर हमने पहले चरण में देखा कि विकास और देश की अर्थव्यवस्था जहां एक बड़ा मुद्दा थी, तो वहीं थर्ड फेज आते आते हमको पाकिस्तान की एंट्री भी चुनाव में दिखी, हमको साथ में कश्मीर की एंट्री भी दिखी। तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के जाने से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने यह साम दाम दंड भेद जो कहा, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं, आप उसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी के लिए उनको जो कुछ जरूरत है, जिस तरह से वो अपने मतदाता को लुभा सकते हैं अपनी। चलिए, मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ये सवाल मेरा रहेगा आपसे, मैं लौटूंगी आपके पास और नवीन चौधरी जी का भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें हम दर्शकों के सामने यहाँ पर रख रहे हैं जब अमित शाह सपरिवार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, इंक्ड फिंगर दिखाते हुए और संदेश देते हुए इन तस्वीरों के जरिए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने अब मैं रख रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वोट कास्ट किया उसके बाद आप देख पाएंगे बच्चों से मिले, मुलाकात की, ऑटोग्राफ उन्हें दिया, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया, बातचीत की महिलाओं से। और ये तस्वीर देखिए ऑटोग्राफ देते हुए, बच्चों से मिलते हुए, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड, महिलाएं काफ़ी खुश अपने बीच में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर। और ये चौथी तस्वीर भी इसी से जुड़ी हुई है। आप देख पाएंगे एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीर देखिए मंदिर के अंदर मौजूदगी है गृह मंत्री अमित शाह की, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं अमित शाह। तो पहले सपरिवार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उसके बाद अब मंदिर में भगवान की आरती करते हुए, पूजा करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो भगवान क्या लगाएंगे बेड़ा पार, ये तो 4 जून को होगा साफ, लेकिन उससे पहले वोट कास्ट किया अमित शाह ने और अब अपनी पत्नी संग भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। तो मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि आज थर्ड फेज का चुनाव है, गुजरात भी सीट है, उसमें गुजरात भी राज्य है जहां 26 सीटों पर चुनाव आज हो रहा है, मतदान हो रहा है। कच्छ है, बनासकांठा है, पाटण, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, सूरत, नवसारी और वलसाड। ये 26 सीटें हैं गुजरात की जहां आज थर्ड फेज में मतदान हो रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा था प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे जब उन्होंने वोट कास्ट किया। उसके बाद अमित शाह ने सपरिवार वोट कास्ट किया। उसके बाद मंदिर का रुख करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, जीत की कामना करते हुए अमित शाह। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं 2। और नवीन चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष रावत जी बने हुए हैं। नवीन जी, आपका रुख करते हुए, और यही सवाल आपसे मेरा भी रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर आशुतोष रावत जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो रणनीति बनाई है, निश्चित तौर पर वो ग्राउंड पर कारगर साबित होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुद्दों पर बात हुई है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, फेज दर फेज, उस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव भी कर रही है। आपको क्या लगता है, ये जो नारा दे रही है बीजेपी, ये मुकम्मल होगा? जो रणनीति बना रही है ये कारगर साबित होगी? 400 पार प्रैक्टिकली कहना मुश्किल है। तो जी सही कह रहे हैं कि वैसे हकीकत तो 4 जून को हमें पता लगेगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करें, 2019 में बीजेपी 450 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 303 में से उसने जीती। अगर आप बीजेपी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड के एरियाज को देखना शुरू करें, जिसमें कि प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया है, तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में वो मिनिमम 80% और मैक्सिमम 100% सीटें वो जीत चुके थे। तो यहाँ पर जो है बीजेपी के पास बहुत सारी जगहों पर सीटें बढ़ाने की संभावना नहीं है। उदाहरण आप चाहे मध्य प्रदेश का ले लें, राजस्थान का लें, गुजरात का लें, तो जब 450 की वो बात कर रहे हैं, तो 400 पार की बात कर रहे हैं,
तो उनको साउथ के अंदर सीटें काफी ज्यादा संख्या में चाहिए, जो इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं दिखता। तो यहाँ पर जो है मेरा ये मानना है 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में जिस तरह का मूवमेंट है उस मूवमेंट से बीजेपी को बहुमत अभी भी दूर नहीं दिख रहा। लगभग बात 2019 के नंबर के आसपास ही वो कहीं कहीं रहने वाली है। लेकिन जो बहुत बड़ा चेंज इस बार नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है ये काफी मजबूती से इस बार लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये डिफरेंस हमें नजर आता है कि बीजेपी को जो स्ट्रेटेजी है वो हर फेज में चेंज करनी पड़ी है। फर्स्ट फेज में जब वोटिंग कम हुई, उस वोटिंग के कम होने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना था, क्योंकि पिछली बार वोटिंग बढ़ने का लाभ उनको मिला, तो निश्चित तौर पर जो वोट घटा है उसका नुकसान भी होने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं सिर्फ किसी पार्टी को होगा, वो तो दोनों को, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान है। और इसको देखते हुए सेकंड फेज में बीजेपी ने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज की। बीजेपी का अगर आप ग्राउंड पे देखें, फर्स्ट फेज में उनका कार्यकर्ता जो है उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था जितना कि वो बाद में होना शुरू हुआ है। तो बीजेपी ने हर एंगल पे काम करना शुरू किया और यहां से अब ये महसूस होता है कि हाँ, वो वापस जो है 300 के नंबर के आसपास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का पूरा स्ट्रेटेजी, कांग्रेस का इस बार आप देखें, चाहे वो सोशल मीडिया अटैक हो, चाहे वो भाषणों के माध्यम से हो, वो भी इस बार कमजोर नहीं पड़ रहा है। तो मुकाबला जो है मजेदार होने वाला है। और अभी थर्ड फेज है, देखिए अगले 2 फेज में हम क्या क्या नए रंग और देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो डिमोरलाइज नजर आए, हतोत्साहित नजर आए हैं। नवीन जी, यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अमेठी सीट की, यहाँ पर बात कर रही हूँ रायबरेली की सीट की। तो कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने देखा था रायबरेली को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी और उसका फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाती नजर आई है, ये कहकर कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी डर गए हैं। क्या कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं के बीच जो है संदेश नहीं जाएगा इस तरीके का, वो निराश नजर नहीं आएंगे? यहाँ पर जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं फिर से डेटा की बात इन दोनों सीट की करूंगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजिकली एक गलती रही। ठीक है, माफी के साथ नवीन जी आपको रोकते हुए लौटूंगे आपके पास। मैं इस बीच अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। આજે દેશમાં ત્રીજા ચરણનું મતદાન છે। ગુજરાતની વધેલી 25 से 25 सीटों पर આજે મતદાન થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કે એવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે,
સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે. એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે. લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે. વંદે માતરમ. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. तो अमित शाह को सुनते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए और कहते हुए कि स्थायित्व, सुरक्षा, समृद्धि ये बीजेपी सरकार आपको आश्वस्त करती है और ये दी जाएगी अगर वोट कास्ट किया जाएगा बीजेपी को. और गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, विकसित आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए अमित शाह, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले किया वोट कास्ट, उसके बाद पहुंचे मंदिर, परिवार संघ, वोट कास्ट किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और अब उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए और कहते हुए कि बीजेपी जीतती है तो आश्वस्त करती है कि गरीबी उन्मूलन पर काम किया जाएगा, विकसित आत्मनिर्भर भारत पर काम किया जाएगा. नवीन चौधरी जी, आशुतोष जी लगातार बने हुए हैं. नवीन जी, आपको मैंने यहाँ बीच में रोका था, अपनी बात आप रखिए पूरी. रायबरेली और अमेठी का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है कि जो आपने बात की कार्यकर्ताओं के नेतृत्व करने की, वो बनता भी. अगर रायबरेली का मैं एग्जांपल लूं, पहला जो बात आई थी कि सोनिया गांधी जी यहाँ से स्वास्थ्य की वजह से हटी हैं, लेकिन मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा के साथ फैक्टर दिखता है. 2006 में उपचुनाव हुए थे, बीजेपी 3.3% पे थी, कांग्रेस 80.49 पे. और जब आप 2019 में देखेंगे तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज हर चुनाव में 8% घटा था. और पिछले चुनाव में रायबरेली में 55.8% था बीजेपी कांग्रेस का और 38% था बीजेपी का. तो ये जो गैप तो कम हुआ था, इस गैप की वजह से कहीं ना कहीं सोनिया गांधी यहाँ पर असहज थी. और ये भय जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखता है और उनमें भी दिख रहा था कि संभवतः वो दिनेश प्रताप सिंह के सामने, जो इस बार भी उनके सामने कैंडिडेट है, पिछली बार भी थे, वो टक्कर नहीं दे सकती थी. तो यहाँ पर राहुल गांधी को लाने का जो उनका निर्णय रहा, वो निर्णय मुझे लगता है कि इस कारण से रहा क्योंकि आंकड़े जो है, यही आंकड़े इस तरह के हमें अमेठी में भी नजर आते हैं. तो संभवतः ये जो रायबरेली के आंकड़े थे, ये आंकड़े कांग्रेस को चिंतित कर रहे थे. अगर आप अमेठी की भी बात करें तो अमेठी के भी पिछले 3 चुनावों के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है 71.8% पे हुआ करती थी 2009 में और 2014 में वो 46.7% पे आ गई थी और बीजेपी 6% से जो है 34.5% पर. तो यहाँ पर बीजेपी जिस हिसाब से लगातार ग्राउंड में रह के मेहनत करती जा रही है, कांग्रेस ये मेहनत करती हुई ना रायबरेली में नजर आई, न वो अमेठी में नजर आई. अब इसको आप कार्यकर्ताओं का माने की कमजोरी थी या फिर ये कांग्रेस के नेताओं की अपनी कमजोरी रही, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, जो आला कमान है, दोनों ही उस सीटों से चुनाव लड़ते हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसे में अमेठी सीट को गांधी परिवार से न लड़ना बहुत ज्यादा नेगेटिव मैसेज दे रहा है, क्योंकि डेटा के हिसाब से ये फाइट अभी भी गांधी परिवार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है. इवन रायबरेली में जिस तरह का आंकड़ा है, जो कांग्रेस के बीजेपी के कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो एक समय में सोनिया गांधी के राइट हैंड वर्कर थे वहां पर. उनका जिस तरह का होल्ड है और 5 जो विधानसभा आती है रायबरेली की, उस 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में बीजेपी ने अपना वोट जो है डबल से ज्यादा पिछले एक चुनाव में खींचा है. तो कांग्रेस जो है वहां पर बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन में इस समय मुझे नजर आ रही है. तो अगर आप आंकड़ों पर जाए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जो है वो कम यहाँ पर हतोत्साहित होना बनता मुझे नजर आता है. ठीक है, आशुतोष जी आपके पास में आ रही हूँ. यहाँ पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, ये कहकर कि गिरफ्तारियां कराई जा रही है. उसके अलावा सूरत में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है. इस पर क्या कहेंगे, मतलब इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मनीष जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तमाम तरीके अपना रही है अपनी सीटों को श्योर करने के लिए और पर्टिकुलर एक एक सीट को श्योर करने के लिए. ऐसे में उस पर तमाम विपक्षी दल आरोप भी लगा रहे हैं
लेकिन क्या अगर कोई कांग्रेस के पास में ऐसे उम्मीदवार नहीं है कि जो चुनाव पर अपनी पार्टी के प्रति ईमानदारी के साथ खड़े रह सके, क्या ऐसे कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने टिकट दिया है जो महज कुछ किसी तरह के प्रेशर में आकर के अपना नाम वापस ले लेते हैं? शायद इस तरह के एग्जाम्पल हमको भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने के लिए मिले। तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने कैंडिडेट्स के प्रोफाइल के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या उन्होंने इतना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने होमवर्क के लिए जो जानी जाती है वही होमवर्क कर रही थी? और कांग्रेस के पास जो भी नाम आए, जो जिस तरह के भी नाम आए, जैसे भी सबसे अभी लास्ट एग्जांपल पुरी पे रहे, जहां सुचेता महंती ने अपना नाम वापस लिया कांग्रेस ने कि अधिकृत उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मोहंती पहली बार चुनाव लड़ रही थी, वो उससे पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुकी है, तो उनको पता था कि कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा क्राउड फंडिंग से इकट्ठा होता है और कितना पैसा पार्टी देती है। तो ऐसे में अगर उन्होंने नाम वापस ले लिया अपना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितना जिम्मेदार है और कांग्रेस कितना जिम्मेदार है, ये दोनों पार्टियों को खुद आत्मचिंतन की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर विपक्षी दलों ने तमाम तरह के केवल आरोप लगाने की जगह अगर अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, अपनी नीतियों को, अपने विजन को जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया होता, तो शायद जिस तरह की स्थितियां अभी हमको ग्राउंड पर दिख रही हैं उससे अलग देखने के लिए मिल सकती थी। अभी भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने कार्यकर्ताओं पर होल्ड बनाने की। जब तक कार्यकर्ताओं की एक डिवोशन वाले कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के लिए कांग्रेस के पास नहीं होंगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पास कहा था कि पूरी फौज समर्पित कार्यकर्ताओं की है, तब तक हमको ग्राउंड पर इसी तरह की चीजें देखने के लिए मिलती रहेंगी। और आरोप, राजनीति में आरोप लगाना किसी भी दल के लिए, तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इसलिए आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन उन आरोपों में दम होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप वास्तविकता के करीब है, यह भी जरूरी है। मनीष, बिल्कुल, यहाँ आशुतोष रावत जी अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। नवीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि यहाँ पर आपने अमेठी का जिक्र कर लिया, हमने रायबरेली सीट पर बात कर ली, लेकिन बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ये कहकर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं सेफ साइड जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। मसलन बात कर लीजिए राहुल गांधी की कि सेफ साइड सीट उन्होंने यहाँ पर चुनी है, उसके क्या इंपैक्ट हमें ग्राउंड पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये जानकारी भी आपसे लेंगे, बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी हमारी लगातार आगे जारी रहेगी। और चलिए, लगातार बात कर रहे हैं हम चुनाव की। लोकसभा के थर्ड फेज के लिए चुनाव लगातार हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। तस्वीरें 4 आपके सामने रखने जा रही हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, इंक्ड फिंगर दिखाई और मीडिया से मुखातिब भी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 तस्वीरें पहली आप देख पाएंगे जब पीएम मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तस्वीर दूसरी जब बच्चों के साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। तस्वीर तीसरी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, मिलते हुए महिलाओं से बातचीत करते हुए, और महिलाएं बच्चे भी काफी खुश प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर। और चौथी तस्वीर आप देख पाएंगे मासूम से बच्चे को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अपनी गोद में खिलाते हुए। तो चुनाव का इम्तिहान है और अब की बार किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि नारे दिए जा रहे हैं न केवल बीजेपी की ओर से बल्कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। INDA गठबंधन इस बार जीत हासिल करेगा या फिर NDA यहाँ चुनावी मैदान में बाजी मारती हुई नजर आएगी। ये 4 जून को तस्वीर हो जाएगी साफ। थर्ड फेज का चुनाव है। और वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा मीडिया से मुखातिब हुए जब, सुनिए। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से मुखातिब और चुनाव में वोट करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। और क्योंकि थर्ड फेज का चुनाव है और प्रक्रिया लगातार चुनाव की वोटिंग की लगातार जारी, तस्वीर आपके सामने लगातार रख रहे हैं। हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, नवीन चौधरी जी और आशुतोष रावत जी। नवीन जी, सवाल मेरा आपसे ये रहा था कि जिस तरीके से आपने रायबरेली सीट और अमेठी सीट के मायने यहाँ पर बताए हैं, लेकिन उसमें बीजेपी ये कहकर आरोप लगा रही है कि सेफ साइड जो है राहुल गांधी ने सीट चुन ली है कि साहब हम तो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जहां पर पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, और इसमें हार की गुंजाइश भी नहीं होगी। जी नहीं, बीजेपी का आरोप यहाँ पर सही है। अगर आप कांग्रेस की स्ट्रेटेजी देखें, वो सेफ ही खेल रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी एक्टिव रही हैं, इसलिए आसान नहीं होगा। डेटा हमने देखा कि डिक्लाइन हुआ कांग्रेस का, और बीजेपी का डेटा बहुत बड़ा है। हालांकि उस कंपैरिजन में रायबरेली में ही डेटा कांग्रेस का डिक्लाइन होता दिखता है, पर गैप अभी बड़ा है, तो उनको तुलनात्मक रूप से सेफ दिख रही है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी जो मैं कांग्रेस की समझ पा रहा हूं कि सेफ सीट को क्यों राहुल गांधी लेके चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन मेरे विचार से इस समय सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रहा है। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस जो है 100 का आंकड़ा पार कर रही, 50-52 पे जो रुके हुए हैं, कांग्रेस उस आंकड़े को कम से कम डबल करे, ताकि एक प्रतिष्ठा जो है खोई हुई कांग्रेस की वो वापस आए। राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का, तीनों का नॉर्थ इंडिया से गायब हो जाना, नॉर्थ इंडिया से पार्टी भी पूरी तरह से गायब है, सीट्स नहीं है उनकी, तो ऐसी सिचुएशन में 2024 छोड़िए 29 में भी समस्या आ जाएगी। तो 29 की तैयारी करने के लिए अभी ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अपने आप को नॉर्थ इंडिया के अंदर स्ट्रांग दिखाए, और राहुल गांधी का यहां पर आना इस कारण से उनकी स्ट्रेटेजी में मायने रखता है। और बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी जानती है राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी को क्यों इस सेफ सीट पर आ रहे हैं। तो जयराम रमेश का अगर आप स्टेटमेंट देखें, जयराम रमेश ने यही कहा था कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसने बीजेपी को कंफ्यूज किया, जो एक फैक्ट है, क्योंकि बीजेपी मान रही थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो राहुल गांधी इस समय इस मोड से निकल चुके हैं कि वो क्या कहते हैं, उनको लग रहा है कि पार्टी को बचाना है, तो वो उसके लिए जो प्रयास करते हैं, अब ये देखना है कि उस प्रयास में कितने सफल होंगे वो। क्योंकि आज जिन 93 सीट्स की बात हम कर रहे हैं, जिनका आज वोटिंग हो रही है, यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस की 4 ही सीटें थी, उनके साथ जो अलायंस था उसकी सीटें तुलनात्मक रूप से ज्यादा थी, उनकी 7 सीटें थी। तो कांग्रेस जो है 93 सीट्स में बहुत बुरे हाल में। तो अभी तो कांग्रेस जो है अपना नंबर 52 मेंटेन कर ले, उससे आगे निकल जाए। वो 100 का आंकड़ा देख रहे हैं, जो इंटरनली उनकी टीम जो काम कर रही है वो कह रहे हैं कि हम तो 100 का आंकड़ा देख रहे हैं, हो जाए तो बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस 70 तक पहुंच जाए तो भी उनके लिए एक प्रतिष्ठा बचाने वाली बात रह जाएगी इस चुनाव में। आशुतोष रावत जी, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, लेकिन इन सब के बीच में नारे के साथ साथ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और आरोप लगाए जा रहे हैं ये कहकर कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो संपत्ति आपकी ले ली जाएगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए आती है तो मंगलसूत्र का यहाँ पर जिक्र हुआ है, कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो एक्सर कराया जाएगा, तमाम बातें का यहाँ पर जिक्र करते हुए और आरोप लगाते हुए नजर आए हैं बीजेपी के नेता। और इसका खंडन किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये कहकर कि बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। देखिए मनीष जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों फेज में अलग अलग इश्यूज को उठाया, अलग अलग मुद्दों पर बात की। पहले फेज में उन्होंने मंगलसूत्र, सरिया कानून और साथ में उन्होंने कि भारतीय कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से प्रेरित है, इस तरह की चीजों से थोड़ा परहेज करने की कोशिश की। मुझे लगा कि पहले फेज में और सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी शायद नरेंद्र मोदी के विकास, राम मंदिर के निर्माण और साथ में मोदी के काम के साथ में चुनाव में जाना चाह रही थी। लेकिन पहले फेज में जिस तरह की वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हुआ कि उसका कैडर वर्कर जो है वो शायद इस तरह की कैंपेनिंग नहीं चाहता है। सेकंड फेज में उन्होंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की, और थर्ड फेज आते आते सेकंड फेज में क्या मुद्दे रहे? जी माफ कीजिएगा, आपने कहा फर्स्ट फेज में बात करी है, राम मंदिर की बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने अलग स्ट्रेटजी बनाई है। सेकंड फेज में कौन से मुद्दे रहे? क्योंकि अभी तक जो हमने सुना है वो मंगलसूत्र पर बात हुई है, हमने सुना है मछली पर बात हुई है, मुसलमानों पर बात हुई है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आरोप लगाए गए हैं, और जो मैंने अभी आपसे शुरुआत में जिक्र किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो संपत्ति बेच दी जाएगी और भी तमाम तरह का संविधान बदल दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। आपने कहा कि अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें अपनाई गई बीजेपी की ओर से, कौन कौन से अपनाई गई, जरा बताइए आप।
देखिए आशुतोष जी। पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने कहा, कि अपने विकास के मुद्दे को सामने रखा, उन्होंने देश की इकोनॉमी को सामने रखा और उन्होंने जनता को यह बताया कि हमने विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी देश को बनाना चाहती है, उसके लिए काम किया। लेकिन सेकंड फेज आते आते उनको मुस्लिम लीग को की भी याद आई, उनको शरीयत कानून के हिसाब से कांग्रेस चलेगी इसकी भी याद आई, हम मुस्लिम लीग के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं इस चीज की याद आई, और थर्ड फेज आते आते उनको पाकिस्तान की भी याद आई, और साथ में उनको कश्मीर की भी याद आई, और साथ में उनको टेररिज्म की भी, आतंकवाद की भी याद आई। तो हर फेज में जिस तरह से उनका कैडर कार्यकर्ता चाहता है, जैसे पहले कुछ ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह की मिल रही है मनीष जी, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उनके लिए सबसे ज्यादा मैनफोर्स का काम करता है, वो पहले 2 फेज। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या इससे फायदा होगा बीजेपी को? मैं ये सवाल आपसे था आशुतोष जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारतीय जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, फायदा कितना हुआ और कितना नुकसान हुआ ये तो 4 नहीं, जून ये को तो पता 4 चलेगा, जून को लेकिन साफ वोटिंग होगा। लेकिन परसेंटेज पर आपका फर्क आकलन पड़ा। क्या कहता है, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, आप देख रहे हैं चुनावों को बारीकी से, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कि क्या ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं चुनाव में, जिस तरीके से मुद्दों पर बात ना होकर अब हम देख रहे हैं कि अलग ही दिशा में चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या इससे फायदा होगा बीजेपी को और बाकी पार्टियों को? देखिए मैं मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमको ये समझने की खास तौर पर जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा सपोर्टर ग्रुप है वो आरएसएस के विंग है। आरएसएस लॉबी उनके साथ में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में जब तक वो आरएसएस के मुद्दों को, आरएसएस की बात को जनता के बीच में नहीं ले जा रहे थे, उनको लग रहा था कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। थर्ड फेज में उन्होंने आरएसएस के मुद्दों को पूरी प्राथमिकता दी है और उनको एक्टिवेट किया है। शायद उसका फायदा उनको, जिस तरह से वो अपेक्षित परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह के परिणाम वो चाहते हैं, शायद उस तरह के परिणाम। ठीक है आशुतोष जी, यहाँ पर रोकते हुए आपको, और ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता दें, 9 बजे तक 10% से अधिक मतदान हुआ है। असम में 9 बजे तक 10.12% मतदान हुआ है। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। रेशो सामने रख रहे हैं आपके, 9 बजे तक 10.68% हुआ है मतदान। असम में 9 बजे तक 10.12% वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़ा 9 बजे तक का आपके सामने है। ये 9 बजे तक का है कुल जमा आंकड़ा 10.68, और असम में 9 बजे तक हुई है 10.12% वोटिंग। आशुतोष जी बात रखिए अपनी। अब भारतीय जनता पार्टी ने थर्ड फेज में आरएसएस के कार्यकर्ता को, आरएसएस की बात को बहुत प्राथमिकता के साथ में रखा है, और शायद जिस तरह के अपेक्षित परिणाम वो चाहते हैं, और जिस तरह के, देखिए गुजरात मॉडल जो है, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव है, जहां बिहार में चुनाव है, पहले फर्स्ट सेकंड फेज में हमने देखा कि साउथ पर फोकस था, लेकिन अब साउथ में सिर्फ कर्नाटका में आज चुनाव है, उसके अलावा नॉर्थ इंडिया साउथ में तो सिमट गई है, कहीं है ही नहीं बीजेपी। नहीं, ऐसे देखिए अभी ये कहना शायद मेरी नजर में जल्दबाजी होगा कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के परिणामों की उम्मीद कर रही थी उस तरह के परिणाम उसको मिलेंगे। मुझे लगता है कि शायद हाँ, क्योंकि जिस तरह की वहां पर शून्य की स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी थी, उसको देखते हुए लग रहा है कि केरला में भी 2 सीटों पर वो, चाहे वो ट्रिवेंड्रम की सीट हो, चाहे वो त्रिशूर की सीट हो, उन दोनों सीटों पर एक कड़ी फाइट भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, यूडीएफ को दे रही है, तो यानी कांग्रेस को दे रही है। तो केरला से भी उनके लिए स्कोप इस बार बनता है कि शायद वो सीट में भी उसको कन्वर्ट कर पाए। वहीं तमिलनाडु में भी एआईडीएमके के बाद में एक जिस तरह का गैप, डीएमके के अलावा कोई दूसरा बड़ा राजनीतिक दल वहां राजनीति में नहीं था, ऐसे में पीएमके के साथ अलायंस करके, और साथ में अन्नामुलाई ने जिस तरह की राजनीति तमिलनाडु के अंदर की है, पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कुछ सीटें तमिलनाडु में भी वो हासिल करेंगे। कर्नाटका उन्होंने पिछले बार भी अच्छा किया था, इस बार भी उनको अच्छा पार्टी को तो कई उम्मीद है। मैं आपसे आपका दृष्टिकोण जानना चाह रही हूं कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से फर्स्ट हर चरण दर चरण हम देख रहे हैं मुद्दे बदलते जा रहे हैं, इन मुद्दों का असर हम देख रहे हैं, चलो हिंदी बेल्ट में होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साउथ बेल्ट में क्या होता हुआ नजर आएगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन नवीन जी आपके पास में आ रही हूँ, और ये सवाल आपसे मेरा रहेगा कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इतने हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं वो अभी जेल में है, और इसके अलावा बात कर ली जाए हेमंत सोरेन की तो वो जेल में है। तो क्या इसका भी हम देखेंगे चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ते हुए? इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान के तौर पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे उस समय चर्चा जरूर शुरू हुई थी कि ये टाइमिंग गलत है, और ये बीजेपी के सपोर्टर्स के बीच में भी इस चीज की थोड़ी सी नाराजगी थी कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। लेकिन इसका वोटिंग पे हमें असर होता हुआ नजर नहीं आता। जब बहुत लोगों से मेरी बात हुई कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जिसपे बीजेपी सपोर्टर ही
वो लगाते हैं कि ठीक नहीं किया, वहां पर वोट में फर्क पड़ेगा, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के नेता मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं की तुलना में ज्यादा बढ़िया वक्ता है, मुद्दों को ज्यादा अच्छे से उठा पाते हैं और वो जानते हैं बीजेपी को कहां पर टक्कर दी जा सकती है। तो उन लोगों का मैदान में ना होने से एक जो ये होता था कि वाक युद्ध अच्छा हो सकता था, मुद्दों के ऊपर ज्यादा बात हो सकती थी, वो चीज नहीं हो पा रही है। और बीजेपी का, जिस तरह आशुतोष जी कहते हैं आरएसएस के मुद्दे, देखिए आरएसएस चुनाव में बीजेपी के साथ उस तरीके से लगा ही नहीं, तो अंत में बीजेपी को यह महसूस होना कहीं ना कहीं शुरू हुआ है कि उनको मुद्दे जो है घुमाने पड़ेंगे इसकी तरफ, जो उनका कोर एरिया है कि हिंदुत्व की बात करें या पोलराइजेशन की बात करें, तो इस कारण से उन्होंने वहां पर उसे घुमाया है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के होने से मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ थोड़ा सा मजा और आता, क्योंकि वो हम लोगों को मसाला ठीक ठाक देते हैं यहाँ पर बात करने के लिए। उनके भाषणों से कई सारी ऐसी चीजें निकल के आती जहां पर कि वो मोदी को कम से कम वाकई युद्ध में टक्कर देते। लेकिन अगर चुनावी मैदान की बात करें तो चुनावी मैदान के अंदर अभी भी मामला जो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल होते या ना होते, बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं लगता कि कहीं पड़ने वाला था। दिल्ली में कुछ सीटों पे गठबंधन की वजह से असर हो सकता है, उसके अलावा हम कहीं और इसका प्रभाव नहीं देखते। और कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए आशुतोष जी, तो कर्नाटक में आपको याद होगा प्रज्वल रेवन्ना वाला जो मामला है, क्या उसका भी हम कर्नाटक चुनाव में असर पड़ते हुए नजर आएगा हमें? देखिए, कांग्रेस ने उसको लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड पर मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत ज्यादा फर्क कर्नाटक की पोलिंग पर पड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह से जेडीएस पहले कांग्रेस के अलायंस के साथ में थी, तो भारतीय जनता पार्टी शायद अपने वोटर को यह समझाने में कामयाब रही कि यह उनके समय की किए हुए कारगुजारियां नहीं है। जिस समय कांग्रेस के साथ में वो गलबहियां कर रहे थे, शायद यह उस समय के प्रकरण है, इसलिए पार्टी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना नैतिकता के आधार पर तो ठीक बनता है। और सरकार की कार्रवाई आपको करनी है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपको देखना है, तो आप किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, क्यों आप उनके लिए सॉफ्ट नहीं, नेता तो आपके है ना, मतलब नेता तो बीजेपी के है ना। देखिए, आज बीजेपी के साथ में वो है, लेकिन वो लंबे समय से कांग्रेस के अलायंस में रहे हैं, जेडीएस के, तो इसलिए कर्नाटका में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मुझे ग्राउंड पर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कर्नाटका में मुझे लग रहा है कि पार्टी जिस तरह का प्रदर्शन उसने पिछली बार किया था, उस तरह का प्रदर्शन दोहराने जा रही है। और साथ में कर्नाटका के हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता साउथ के उसमें मिलती रही है, चाहे राज्य में उनकी सरकार हो या नहीं हो। तो उसी तरह के ट्रेंड को मैं इस बार भी देख पा रहा हूं कि कर्नाटका में पार्टी को जिस तरह की उम्मीद है, शायद उस तरह की चीजों में वो कामयाब रहेगी। जिस तरह की पोलराइजेशन की बातें हम लोग कर रहे हैं, शायद उस पोलराइजेशन का भी इंपैक्ट हमको कर्नाटका में देखने के लिए मिला है, और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है आशुतोष जी, पोलराइजेशन हो लेकिन मुद्दों के साथ पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस बार जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं? बात अगर युवाओं की कर ली जाए तो युवाओं पर बात होनी चाहिए थी, बात महिलाओं की होनी चाहिए थी, बात रोजगार की होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मुद्दे इस बार भटक चुके हैं, इन पर बात ना होकर तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने वही अपनी बात शुरू करने से पहले भी कहा था, पहली बार में भी कहा था कि पहले फेज तक मुद्दों पर बात हो रही थी कि हम किस तरह का एजेंडा अपना लेकर के आए, किस तरह का हमारा मैनिफेस्टो है और किस तरह का हमने काम किया है, किस तरह का हमारा विजन है, इस पर वोट मांगे जा रहे थे। लेकिन सेकंड फेज आते आते जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में एकदम से ड्रॉप आउट हुआ, हालांकि मध्य निर्वाचन विभाग ने जो 7-8-10 दिन के बाद में रिवाइज डेटा जारी किया, उससे कुछ इंप्रूवमेंट कह सकते हैं कि देखने के लिए हमको मिला, लेकिन जो इनिशियली जो डेटा आया था वो बहुत गिरावट वाला था। उससे लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं इंडिया शाइनिंग जैसा माहौल एक बार देश के अंदर फिर से नहीं बन जाए। और फर्स्ट फेज के बाद नवीन जी, जो हमने देखा वोटिंग परसेंटेज में जो हमने गिरावट देखी है, इसको विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये कह रही है कि डर गई है और ये इसी के बाद से बीजेपी बौखला गई है, तभी तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मसलन बात कर ली जाए कि मंगलसूत्र की बात कर ली जाए और भी तमाम बातों का जिक्र किया गया, चाहे बांसवाड़ा की बात कर ली जाए, जब चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो इससे आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, मुद्दे जो थे ना 2014 से 19 के बीच में बीजेपी के पास ग्राउंड पे बताने के बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना हो, जिससे गरीबों को लाभ मिला। 19 से 23 के बीच में बीजेपी ने जो उसकी आइडियोलॉजी के बेस पे जो बड़े फैसले थे उसको लिया, चाहे आर्टिकल 370 हो, तो आप इस तरह के बड़े फैसलों को देखेंगे। राम मंदिर का मुद्दा भी इमोशनल मुद्दा था, लेकिन एंड में जो आम आदमी है उसको क्या मिला?
तो आम आदमी को जो चाहिए था उसको 2014 से 19 में तो काफी कुछ दिखा, लेकिन 2019 से 23 के बाद हम आंकड़े और भावनात्मक मुद्दे देख रहे हैं। जीडीपी की बात हो रही है, बढ़ रही है, मतलब बड़ी इकोनॉमी हो गए, लेकिन फैक्ट ये है कि जॉब मार्केट अभी भी ठीक नहीं है। तो उसका असर बीजेपी के वोटर्स में दिखा। जब फर्स्ट फेज में वोटिंग कम होती है तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बीजेपी के समर्थकों का था जो कि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन वो बीजेपी से भी उतना खुश नहीं था, तो वो घर में रहना उसने चुना। और ये प्रभाव आपको दिखेगा बीजेपी के। आप वोटरों से बात करेंगे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जीतनी तो जरूर चाहिए लेकिन सीटें कम हो जानी चाहिए। ये निराशा जो है बीजेपी के वोटरों के अंदर ही हमें कई बार काफी नजर आई। और ऐसे टाइम में और इसकी वजह क्या मानते हैं आप नवीन जी? मैं आपको रीजन दिया, 2019 से 23 के अंदर जब आप देखें कि आंकड़े तो आ रहे हैं जीडीपी के, जॉब मार्केट उतना बड़ा ग्रो नहीं किया है। जिस जिस सेक्टर में ग्रो हुआ वो सेक्टर अलग है, आंकड़ों की भी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन एंड जो आदमी, आखिरी आदमी जो है, उस तक लाभ वैसे नहीं पहुंचा जो 2014 से 19 पहुंचते हुए दिख रहा था। ये नुकसान जो है ना गरीब आदमी को इस बार ज्यादा मिला है, ना मीडियम क्लास को ज्यादा कुछ मिला है। तो वो जो पूरा कैंपेन है कांग्रेस का कि अमीरों की सरकार हो गई है, वो कैंपेन भी इस बार कहीं कहीं कारगर होता दिखता है। इस कैंपेन के बावजूद जो है लोग कांग्रेस को भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर बीजेपी से थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि उनको मिला कुछ नहीं है इस बार सिवाय इमोशनल मुद्दों के। राम मंदिर बन गया, वेरी नाइस, मुझे क्या मिला, जॉब नहीं मिली। आर्टिकल 370 आ गया, बहुत बढ़िया, देश को आपने सुरक्षित किया, आपने कश्मीर को मिला दिया, लेकिन उसके बाद जो है इनकम कितनी बढ़ी वो नहीं हुआ। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हैं। वो बीजेपी जिस तरह से काम कर रहे थे खुश तो है, लेकिन उनको खुद को अभी कुछ नहीं मिल रहा है। उसका कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है कि वो जो उदासीनता हमें नजर आ रही है, नाराजगी से ज्यादा मुझे लगता है उदासीनता शब्द ज्यादा ठीक होगा वोटर्स के लिए, कि बीजेपी के वोटर उदासीन हैं। उनमें वापस जोश भरने के लिए फिर बीजेपी को लगता है कि वो डर दिखाना बहुत जरूरी है कि देखो ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मंगलसूत्र छिन जाएगा। तो बीजेपी उस वाले मोड पे वापस आ गई। और बात कर ली जाए, यहाँ पर हम बात करें प्रियंका गांधी की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि जितना हाइप राहुल गांधी को दिया गया, उतना हाइप अगर प्रियंका गांधी को दिया जाता तो शायद तस्वीर आज कुछ और होती। कार्यकर्ताओं के पास एक मैसेज जाता, और जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही यूपी की इन दोनों सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। तो इसे क्या संदेश जाएगा, इसके क्या मायने समझे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से 2 सीटें लाकर किसी तरह से होल्ड बनाए, पर अमेठी से ये डरे हुए भी हैं। तो प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ना जो है वो डर भी दिखाता है। तो कांग्रेस एक अजीब सी सिचुएशन में है, उनको अपना होल्ड भी दिखाना है और वो डरे हुए भी है। तो आप हिम्मत करके लड़ जाते हैं। तो प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था, प्रियंका गांधी नहीं लड़ी है, ये कांग्रेस के लिए नेगेटिव जा रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं है नवीन जी कि कांग्रेस को लगा कि हम तो वैसे भी यूपी में नहीं है, तो क्या ही करें। आ सकती थी। देखिए 2029 के लिए आपको नॉर्थ के अंदर, और ये ऐसी सीटें हैं जहां पर की तो बीजेपी नहीं जीतती, जहां पर कांग्रेस की ही सीटें हैं। एक दो मुद्दे ही 77 एक था जहां पर की बीजेपी दोनों सीटों पर जीती, मतलब उस समय जनता पार्टी थी, जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीती। इसके अलावा हमें सिर्फ वाजपेयी जी के समय में एक और मौका दिखता है जहां पर की 96-98 में अशोक सिंह चुनाव जीतते हैं। तो ये तो इनका होल्ड वाली सीट थी। तो एक चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से अमेठी को छोड़ा है, वो छोड़ना जो है वो दिखाता है कि आप जनता को सिर्फ यूज कर रहे थे। आपने जिताया तो ठीक है, आपने हरा दिया तब आपने हरा दिया तो हम आपके हैकवन वाली सिचुएशन हो गई। तो ये मैसेजिंग तो बहुत ज्यादा गलत मुझे लगता है यहाँ पर हुई है। दूसरा मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी के लिए जो बार बार कहा जाता है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो राहुल गांधी से बेहतर होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के भाषणों को जब भी आप ध्यान से सुनेंगी, उनके एक्शंस को ध्यान से देखेंगी, तो मैं आपको लगेगा कि ये राहुल गांधी से बड़ी डिजास्टर हो जाएंगी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बेहतर नेता है। प्रियंका गांधी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी स्टिल घूम रहे हैं, उनको कुछ चीजों का अंदाजा है। प्रियंका गांधी को किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं है इस वक्त। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में जब चुनाव हुए आशुतोष जी, हमने देखा है कि यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं। इसे किस रूप में आखिर समझा जाए और देखा जाए? आखिर क्यों बंगाल में इस तरह की घटनाएं सामने आती चुनाव के दौरान? और अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर में देख रही थी, एक सीट पर चुनाव हो रहा था, वहां पर भी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। बिल्कुल, देखिए मैं इस बार वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है मनीष जी, वो बहुत
क्लोज है। वहां भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लिए, दोनों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। अगर टीएमसी बंगाल लूज करती है तो उसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में भी जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार उस स्टेट पर होल्ड कर लेगी तो टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। लेकिन वहां टीएमसी कमजोर नहीं है, उतनी ही मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। और शायद यही कारण है कि अमित मालवीय जैसा नाम, सुनील बंसल जैसे नाम को उनको वेस्ट बंगाल भेजना पड़ा है। नरेंद्र मोदी खुद वहां पर सभाएं कर रहे हैं और तमाम तरह की कैंपेनिंग, चाहे वहां पर भी आपको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की रणनीति आपको अपनाती हुई नजर आएगी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली को एक बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश की, उसके थ्रू भी उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, ईडी के छापों को भी उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के नाम पर भी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की, परिवारवाद के नाम पर भी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। तो वहां जितने तीर भारतीय जनता पार्टी की कमान में थे वो तमाम तीर भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में यूज किए, और उसी के कारण से हमने पहले फेज में भी देखा कि वोटिंग परसेंटेज हाई था। और आज भी जो 9 बजे तक का डेटा आ रहा है उसमें 14.6 मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अभी तक जितने राज्यों में 25 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक रिकॉर्ड हुआ है। तो उसके पीछे कारण यह है कि दोनों पार्टियां वहां नेक टू नेक फाइट कर रही हैं, उनके लिए एक एक सीट क्रूशियल है, और दोनों के उम्मीदवारों के साथ में दोनों के कार्यकर्ता बहुत जुझारू हैं। हमको ध्यान होगा कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ में टीएमसी के सरकार ने किया, उसको लेकर के एक आक्रोश भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में था। शायद हमको भारतीय स्टेट पॉलिटिक्स में हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं कि राज्य सरकार बनने के बाद में अपने विपक्षी दलों पर जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं कि आप अपने विपक्षी दलों को कुचलने का प्रयास करते हैं, उस तरह के तमाम प्रयासों के आरोप ममता बनर्जी पर भी लगे कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत तरह की जालतियां करने की उन पर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में वहां पर दोनों कार्यकर्ताओं और दोनों दल के कार्यकर्ता यह जानते हैं कि उनको एक एक सीट उनके लिए बहुत क्रूशियल है, और वहां पर तमाम ऐसे मुद्दे भी प्रभावी हैं जिनके आधार पर, क्योंकि वहां सीपीएम का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस वहां महज एक सीट पर लड़ती हुई हमको दिखाई दे रही है, उस पर भी अधीर रंजन की वजह से। और एक सवाल मैं संक्षेप में आपसे लूंगी इस पर जवाब, नवीन जी, समय क्योंकि कम है मेरे पास, और सवाल ये कि क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर आशुतोष जी, और मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, हमने देखा था कि INDI गठबंधन से जुड़े जो दल हैं उसमें कमोबेश कुछ ही नेता उस यात्रा में शामिल हुए और कुछ नहीं हुए। और उम्मीदवारों की बात कर ली जाए, अपने अलग अलग जो है नेता उतारे हुए चुनावी मैदान में। जी, अभी जो है कांग्रेस के ऊपर गठबंधन इकट्ठा जरूर हुआ है क्योंकि बीजेपी से लड़ना है, इन सबके आइडियोलॉजिकली ये अगेंस्ट बीजेपी है, अदरवाइज जो है इनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। कुछ समय पहले आपके चैनल पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग साथ में बैठ के यूपी की बात कर रहे थे। आप अगर उस समय बॉडी लैंग्वेज देखें, अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया था और राहुल गांधी अचानक बीच में उसका जवाब अखिलेश को रोक के देने लगे। आप उस समय अगर अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज देखते तो वो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बताने को काफी थी कि अखिलेश टेंशन में आ चुके थे कि ये कुछ और ना कह दें। तो इंडिया गठबंधन जो है उसमें बहुत सारे दल कांग्रेस के साथ इस समय इसलिए है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए अभी ताकत इकट्ठी चाहिए, अदरवाइज कांग्रेस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हमें उतना बड़ा सपोर्ट नहीं दिखा उनके गठबंधन के बहुत सारे नेताओं का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन चौधरी जी और आशुतोष रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और NDTV राजस्थान पर बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चुनावी पेशकश, चुनावी जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, ये महाकवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत हाजिर होते हैं।